मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री में समझेंगे। और केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछला वीडियो में हम लोग ने देखा था कि धातु किसे कहते हैं और धातु के भौतिक गुण को पढ़े थे। आज हम लोग समझेंगे धातु के रासायनिक गुण को। ठीक है, तो आइए समझते हैं धातु के रासायनिक गुण। मतलब हम आपको बताए थे पिछला वीडियो, देखिए जब हमारे शरीर में जब बाहरी परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक गुण कहते हैं। जैसे रंग, रूप, आकार। अगर आकार में परिवर्तन हो, दाढ़ी, मूंछ, ये सब बाहरी परिवर्तन है तो इस ससुरे को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर हुमच के डेंगा दे और शरीर के अंदर भाग में परिवर्तन हो जाए, मान ले गुर्दा इधर उधर हो जाए या आमाशय इधर उधर हो जाए, किडनी इधर उधर हो जाए, तो अंदर के भाग में परिवर्तन को हम लोग यानी कि उस सारे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक गुण। जो अंदर में जो जितने भी गुण है उसे रासायनिक गुण बोलेंगे, और बाहरी में जितना भी रंग, रूप, आकार है ये ससुरे हो गए भौतिक गुण। अब परिवर्तन हम बार बार बोल रहे हैं परिवर्तन, तो इसमें गुण और परिवर्तन को एक ही समझना। परिवर्तन को समझ गए तो गुण को भी समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी तरह धातुओं के रासायनिक गुण, यानी कि रासायनिक गुण मतलब धातु के अंदर के गुण। तो सबसे पहले धातु किसे कहते हैं? तो हम बताए थे वैसे तत्व जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। पहला गुण यह है कि धातुओं के परमाणु की वाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जैसे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का क्या होता है? 13। वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है वाह्यतम कक्षा में तो ये ससुरे क्या है? धातु है। ठीक है। जैसे सोडियम के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? धातु है। इसके बाद दूसरा गुण है, धातु में विद्युत धनात्मक होती है। ये ससुरा धनात्मक क्या होता है? ये समझिए इसको, धनात्मक क्या होता है? जितने भी धातु होते हैं, धातु के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे? अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हम बार बार एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम का होता है 11। अगर हम विन्यास लिखेंगे तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 1। अब देखिए अगर इसके वाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और सोडियम पर जो आवेश बनेगा उसी को बोलते हैं धनात्मक आवेश। इसी को बोलते हैं विद्युत धनात्मक। ये अगर यहाँ माइनस रहता तो इसे बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। तो जितनी भी धातुएं होती है वो विद्युत धनात्मक होती है। अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, अपने संयोजी मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में परिवर्तित, धनायन मतलब प्लस, देखिए नहीं यार, प्लस में परिवर्तित नहीं हुआ, प्लस में परिवर्तित हो जाता है जितने भी धातु होते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? पहला गुण रासायनिक गुण में हमने क्या बताया कि जितने भी धातु होगा उसके वाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और जितने भी धातु होंगे वो विद्युत धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि उसके संयोजी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो त्याग कर क्या बना देगा? धनायन बना देगा। अगर मान लीजिए 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहता तो वो क्या करता? ग्रहण करके ऋणायन बना देता। तो अधातु विद्युत ऋणायन होते हैं। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 नंबर जो रासायनिक गुण है इसको बढ़िया ढंग से समझना है। जितने भी धातुएं होते हैं वायु के साथ, वायु में जो उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, तो वायु में क्या उपस्थित होता है? वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। और इसके बाद बाकी जो 1% बच गया वो सब वही छोटा छोटा कुछ आलतू फालतू चीज होता है। आलतू फालतू मत बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब होता है। ठीक है, तो सभी धातुएं जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो धात्विक, देखिए ऑक्सीजन किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में। ध्यान से रखिएगा, धातु से क्या हो जाता है? धात्विक। ऑक्सीजन से क्या हो जाता है? ऑक्साइड। अब देखिए इसी अभिक्रिया को दहन कहते हैं। दहन मतलब बर्निंग, जलना। दहन मतलब कोई चीज, दहन मतलब जलना होता है। तो यही अभिक्रिया का नाम है दहन। तो पूछेगा दहन किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया को दहन कहते हैं।
जैसे सोडियम एक धातु है, अब यहाँ 4 का है दिए, आगे चल के बताएंगे। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड सोडियम मोनो ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि ऑक्साइड बना रहा है कि नहीं। यहां मैग्नीशियम एक धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन का हवा वाला ऑक्सीजन, याद कीजिए हम बताए हैं आपको, अभी तुरंत बताए हैं कि हवा में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है 21% रहता है, और 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन वगैरह ये सब रहता है, ठीक है। इसके बाद धातु के ऑक्साइड क्षारीय या भास्मिक होते हैं। क्षारीय और भास्मिक दोनों एक ही होता है। ये सोचो क्षारीय और भास्मिक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे चीज जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्लीय कहते हैं, और जो स्वाद में तीखा हो उसे क्षारीय कहते हैं। क्षारीय का ही दूसरा नाम है भास्मिक, इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, ठीक है। और अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो धातु के जितने भी ऑक्साइड है स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है। तीखा ने बोलकर केमिस्ट्री भाषा में इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो एक बात बताइए चाचा, आम जो है, आम स्वाद में खट्टा होता है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा क्या। हम क्या बताए हैं आपको कि अम्लीय स्वाद में खट्टा होता है और क्षारीय स्वाद में क्या होता है, तीखा होता है। तीखा मतलब झाड़ है जिसको बोलते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो है स्वाद में कैसा होता है, क्षारीय या भास्मिक होते हैं। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जो है, कुछ धातुओं के ऑक्साइड दोनों होते हैं, ससुरा तीखा भी होता है और खट्टा भी होता है। इसी गुण को हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे L2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कई सारे ऑक्साइड हैं जो दोनों गुण दिखाते हैं, क्षारीय गुण भी दिखाते हैं और अम्लीय गुण भी दिखाते हैं। अगर पूछ दे कभी कभार कि बताओ द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो ऐसे धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के छूट गया, ऐसे धातुओं के ऑक्साइड जो जिसमें ऐसे धातुओं के ऑक्साइड जिसमें अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के गुण हो उसे हम लोग द्विधर्मी, द्वि मतलब दो धर्म, धर्म मतलब गुण, यानी कि धर्म मतलब ये रिलीजन वाला ने समझ लीजिएगा। तो ऐसे ऑक्साइड जो दो गुण दिखाता है, यानी कि क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण दिखाता है, उस ससुरे को हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ? जैसे यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कई सारा ऑक्साइड है। अगर मान लीजिए उदाहरण में पूछे कि कोई 2 उदाहरण दीजिएगा तो आराम से दे दीजिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, याद रहेगा। अब चलिए ये समझिए, इसी में छोटा छोटा पॉइंट को समझिएगा, एकदम इसको छोड़ना नहीं, एक ही बार में खखोर टार के सबको लेते जाना है। तो ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं क्रियाशील अलग अलग स्तर की होती है। हम आपको बताए थे ना कि धातुएं सभी कठोर होती है, लेकिन कठोरता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। तो कोई जल्दी क्रिया मतलब क्या होता है कि जल्दी रिएक्शन, जल्दी मिल जाता है किसी से। अच्छा, क्रियाशील किसे कहता है, अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ, जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है उसे हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। हटाइए, वो सब आगे बताएंगे। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं की जो क्रियाशीलता है अलग अलग स्तर, क्रियाशीलता मतलब मिलना, जुड़ाव। ऑक्सीजन के कोई भी धातु है ऑक्सीजन के साथ जो मिलता है ना, कोई जल्दी मिल जाता है, कोई देर करके मिलता है, समझ रहे हैं? इतना समझिए कि क्रियाशीलता मतलब मिलना होता है, ठीक है। मिलना, मिलकर और घुलता है, समझ रहे हैं? जैसे कोई अगर नई नवेली दुल्हन रहे तो जाता है नया परिवार में जाता है तो सब उसको नया नया लगता है, तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, क्रियाशील हो रहा है, धीरे धीरे वो सबसे मिलकर और घुल जाता है, तो उसी को क्रियाशीलता कहते हैं, समझ रहे हैं? क्रियाशील है वो। सोडियम और पोटासियम एक ऐसा धातु है ऑक्सीजन के साथ जल्दी अभिक्रिया कर ले। कोई लड़की देखते ना नया नया रहती है ना, तो क्या करती है, अगर पढ़ल लिखल रहेगी तो जल्दी से ना सबसे मिल घुल जाएगा, घर में ननद भजाई सबसे मिल जाएगा, ठीक है। और कोई इतना रहती है कि ना हम जो हैं वो कोई नहीं है, हम जो हैं वो कोई नहीं है, हम हैं तो ससुरा, हम प्राइम मिनिस्टर का इकलौता ससुर हैं, समझ रहे हैं? तो उस सबको दिक्कत होता है। तो उसी तरह सोडियम और पोटासियम है, जल्दी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जल्दी ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। इसलिए सोडियम और पोटासियम को जो है केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्या है जानते हैं? हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। अब जब हवा में ऑक्सीजन है तो अगर सोडियम क्या करेगा, सोडियम तीव्र अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, और अगर ऑक्सीजन के साथ तीव्र मिल जाता है ना तो जानते हैं आग निकलता है,
बुड़ 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 चट 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 करेगा, याग निकलेगा। तो याग न अगर हम खुले वायु में छोड़ देंगे तब तो ससुरा कहीं भी याग लग जाएगा। तो इसलिए किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। किरोसिन तेल मतलब मिट्टी का तेल में डुबा कर रखा जाता है सोडियम और पोटासियम को। तो पूछ देगा कि बता सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है, तो जवाब दीजिएगा, कोई भी पूछ दे, सोडियम या पोटासियम पूछ दे, दोनों में से सबका एक ही जवाब होगा। सोडियम तथा पोटासियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। ये समान ताप पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है। हम बताएं कि अगर खुला वायु में छोड़ देंगे तो जलने लगता है, चट 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 आवाज करेगा, जलने लगता है। इसलिए इन धातुओं के मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। आई मेरी बात समझ। सोना और सिल्वर, सिल्वर को ही चांदी बोलते हैं मर्दे, और सोना का जो संकेत है वो एयू है और औरस है, इसको औरस बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज में औरस कहा जाता है, इसलिए एयू है सोना का संकेत। और सिल्वर चांदी अर्जेंटिनम एजी है। काफी उच्च ताप पर गर्म करने पर भी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। सोना और चांदी ऐसा धातु है जो ससुरा ऑक्सीजन के साथ मिलता ही नहीं है। आई मेरी बात समझ में। अगर ससुरा ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो लेडीजवा सब पहन पाती, नहीं ना पहन पाती। समझ में आया कि नहीं है? अगर समझ में आया तो मर्दे जल्दी से ना स्क्रीनशॉट लीजिए, लेट वूट मत कीजिए। अब देखिए चौथा जो गुण है क्या है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रो ऑक्साइड, अरे हाइड्रो ऑक्साइड हमने आपको बताता, हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। केवल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। जैसे सोडियम एक धातु है, जल से अभिक्रिया किया तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में ही हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। आई मेरी बात समझ में। अगला पॉइंट है कि मैग्नीशियम आयरन और जिंक, मैग्नीशियम आयरन और जिंक जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। पूछिए कैसे? सुनिए, अगर केवल अगर हम आयरन को, लोहा को अगर पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो खराब नहीं होगा। लेकिन ससुरा वो क्या करता है, जो हवा में जो नमी होता है ना, नमी किसको कहते हैं नहीं जानते हैं, हवा में एनी टाइम नमी रहता है। जैसे अगर आपको चेक करना है ना तो क्या कीजिए, इससे बोतल लीजिए, एकदम पूरा ठंडा पानी ले लीजिए फ्रिज से और ले लीजिए, इसके बाद देखिएगा उसको खुले वायु में छोड़ दीजिएगा तो बाहर में, फ्रिज के बाहर में एकदम पूरा पानी जम जाता है। वो ससुरा नमी है, जितना भी फ्रिज का जो बोतल का जो पानी था वो पूरे हवा के नमी को सोख लेता है। समझे, अभी भी हवा में नमी है, लेकिन ज्यादा गर्मी होने के कारण आपको कम नमी पड़ता है, लेकिन जब ठंडा रहता है तो वो नमी ज्यादा हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो वही बुक कहा जाता है कि मैग्नीशियम और आयरन और जिंक जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये ससुरा भाप से अभिक्रिया करता है, नमी से अभिक्रिया करता है। अगला है धातुएं अम्लों के साथ, धातु अम्ल, अम्ल समझ रहे हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है। कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा था, ये किसके, जल के साथ, और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लवण बनाता है। लवण मतलब होता है, लवण किसको कहते हैं, तो अम्ल और जब भस्म दोनों मिल जाता है तो ससुरा लवण बनता है। अगर खट्टा और तीखा चीज को दोनों मिला देंगे तो लवण बन जाता है। समझे, ऐसे अभी सिंपल में समझिए अभी इसे। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे ये सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है और ये एसियल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका नाम। एसियल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अगर दोनों अभिक्रिया करेगा तो ये NaCl क्या है, एक लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। फिर वही पोटासियम एक धातु है, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अगर दोनों मिला अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बन गया, पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट एक लवण है और साथ में ही हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। फिर अगला है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, अम्ल शब्द के सब जितने भी अम्ल होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल ऐसा अम्ल है जो किसी धातु से
अवक्रिया होने पर H2 गैस मुक्त नहीं करता है, क्योंकि HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है। मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत अम्ल है, जो अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन, जो अभिक्रिया में जो उत्पन्न जो हाइड्रोजन नहीं होता है, अगर ये अम्ल क्या करता है, देखिए जो कोई भी अम्ल है अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा ही, ये बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन जो उत्पन्न हाइड्रोजन है उसको क्या करता है, फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल में बदल देता है, सोच रहा जल बना देता है, और वो क्या करता है, स्वयं अवचेत या अवकृत होकर नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में वो NO या NO2 में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया मेरी बात को? यानी कि नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो किसी धातु के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त करता है, लेकिन उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत कर, यानी कि ऑक्सीजन से मिलाकर उस ससुरे को क्या करता है, जल में बदल देता है, H2O में बदल देता है, और खुद जो है HNO3 क्या करता है, अवचयित होकर किस में बदल जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है। आई मेरी बात समझ में? अगला है सोना, चांदी और तांबा और प्लेटिनम को आदर्श धातुएं कहते हैं। आदर्श धातुएं को नोबेल मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि ये जल वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अम्ल राज में ये घुल जाता है। अम्ल राज क्या किसे कहते हैं, तो देखिए केमिस्ट्री के भाषा में घोल को ससुरा बोलता है विलियन, केमिस्ट्री के भाषा में घोल को क्या बोला जाता है, विलियन बोला जाता है। उसी तरह एक विलियन है जिसका नाम है अम्लराज, एक घोल है जिसका नाम है अम्लराज। जैसे हम लोग शरबत नहीं बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, बोलेंगे कि पानी और चीनी का मिश्रण या विलियन। ये विलियन मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ मिला हुआ है, उसे विलियन कहते हैं। तो अम्लराज एक विलियन है। तो सोना, तांबा और चांदी, सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम ऐसा धातु है जो जल और अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ससुरा अम्लराज से अभिक्रिया करता है। अम्लराज को ही हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया विलियन। हम क्या बोले, ये विलियन है मतलब घोल है, और ये विलियन में किसका घोल है, तो सांद्र मतलब गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 का मिश्रण है। HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। दोनों, यानी कि अम्लराज क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि गाढ़ा, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा। समझे कि नहीं समझे? देखिए केमिस्ट्री का भाषा क्या है, यहाँ गाढ़ा ने गाढ़ ने बोल के ससुरा बोला गया, साढ़ ने सांद्र बोल दिया, समझे? तो अम्लराज जो है साढ़ HCl, साढ़ है मतलब सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण है, और जिसमें आयतन के आधार पर HCl 3 भाग पाए जाते हैं। यानी कि अगर एक्वा रेजिया विलियन है तो एक्वा रेजिया विलियन में जो है HNO3 कितना रहेगा, 1। अगर मान लीजिए 40 लीटर एक्वा रेजिया विलियन है तो HNO3 कितना रहेगा, 10 लीटर, और HCl कितना रहेगा, 30 लीटर रहेगा, यानी कि 3 सबसे ज्यादा क्या रहेगा, HCl। तो पूछता है एक्वा रेजिया विलियन HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। HNO3 का मात्रा कितना होगा, 1 होगा, जबकि HCl की मात्रा कितना होगा, 3 होगा। याद रहेगा, ये समझे। एक्वा रेजिया विलियन, एक्वा रेजिया विलियन एक मिश्रण है, किसका मिश्रण, HCl और HNO3 का मिश्रण है, जिसमें HNO3 1 भाग होता है और HCl जो है 3 भाग होता है। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए हड़ाक से। अम्लराज में आप कंफ्यूज हो जाइएगा बार बार कि HCl का मात्रा कितना है और HNO3 का मात्रा कितना है। सबसे पहले HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं चाचा, एक बार फिर से बोलो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे जरा जोर से बोलो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं चाचा, नाइट्रिक अम्ल। ये ससुरा अम्लराज क्या है, ये दोनों का घोल है, ये दोनों का मिश्रण है, यानी कि दोनों मिश्रण है, घोल है, समझ रहे? कितना रहेगा घोल में, कितना रहेगा, 4 किलो ही रहेगा कि 5 किलो ही रहेगा, कितना रहेगा, कुछ तो मात्रा होगा ना। तो HCl जो है वो 3, अगर HCl रहेगा तो 3 किलो रहेगा, अगर 4 किलो घोल रहेगा तो HCl 3 किलो रहेगा, और जबकि HNO3 1 किलो रहेगा। याद कैसे रखना, तो ध्यान से समझिए। यहां 1 है,
यानी कुछ तो Cl के लास्ट में क्या है, एक है और यहाँ 3 है, तो उल्टा कर दीजिएगा, ये एक को यहाँ कर दीजिएगा और ये 3 को यहाँ कर दीजिएगा, उल्टा करके याद रखना है। यानी कि HNO3 का मात्रा 1 हो जाएगा और HCl का मात्रा 1 हो जाएगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत। अगला जो रासायनिक गुण है क्या है कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील मतलब समझे, ऐसे धातु होता है जो जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह विलयन में उपस्थित धातु को विस्थापित कर देता है। विलयन मतलब घोल, समझे कि नहीं, जैसे समझिए जिंक है, जिंक एक धातु है और ये लवण है, कॉपर सल्फेट एक लवण है, और जब ये अभिक्रिया करेगा तो जिंक पर प्लस आवेश और कॉपर पर भी प्लस, SO4 माइनस, तो अब विस्थापित कर देना मतलब जगह चेंज करना। तो जिंक क्या हो जाएगा कि जिंक जुड़ जाएगा प्लस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ, तो ZnSO4 बनेगा और कॉपर जो है विस्थापित हो जाएगा यानी कि अलग हो जाएगा। तो वही लिखे हैं कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह विलयन में उपस्थित धातु को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब जगह बदल देता है। FeCuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe पर प्लस चार्ज, Cu पर प्लस चार्ज, SO पर माइनस चार्ज, Fe माइनस के साथ जुड़ेगा और Cu बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा आयरन सल्फेट प्लस Cu यानी कि कॉपर बाहर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। तो दोनों ध्यान से सुनो, एक बीकर है, एक बाल्टी है और बाल्टी में हम डाल दिए क्या, कॉपर सल्फेट। और ये जानते हैं कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीला रंग का। और ये जो कॉपर जो होता है, कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तांबा। जो कॉपर होता है वो ससुरा किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तांबा देखिए, जो तांबा होता है हल्का ललेलापन होता है, मतलब लाल रंग का होता है। तो जब जिंक धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला। हम पहले भी बता चुके, ये नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और कॉपर धातु क्या होता है, लाल होता है। हम बताएं कि तांबा लाल होता है, तो लाल रंग का होता है। लाल मतलब उसका प्राकृतिक रंग लाल होता है। तांबा जो है लाल परत, जो तांबा का जो लाल परत है ना, जिंक पर जमने लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं Zn प्लस CuSO4 प्लस ZnSO4, इसको अरे Zn पर प्लस, Cu पर प्लस, SO4 पर माइनस, ये प्लस यहाँ चला गया और Cu बाहर निकल गया, तो ZnSO4 बना प्लस Cu बना। यानी कि जिंक धातु, ये जो जिंक धातु है, ये जिंक धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अरे देखिए ये प्लस माइनस तो पहले से चिपकल है। अधिक क्रियाशील होने के कारण यानी कि अधिक पेशेवर होने के कारण ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। यानी कि कॉपर धातु को बोलता तो अलग हो जाओ, विस्थापित कर देना। समझ रहे कि तुम अलग हो जाओ, अब हम तुम्हारे मेहरारू को रखेंगे, SO4 को हम रखेंगे। आई मेरी बात समझे। इसका जवाब यहां तक लिखना है, कोई दिक्कत। अगला है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, फिर अगला ये इसी तरह का अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग बदल जाता है। देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें लोहे के टुकड़ा डाल देंगे तो भैया क्या बनेगा, एकदम दिमाग लगाइए। ये पहले से Cu प्लस है, SO4 में ना, दोनों पहले से चिपका है, ये प्लस है, तो इसको लेगा विस्थापित, इसको तभी लेगा जब ये अधिक क्रियाशील होगा, तब ना, ये अधिक पेशेवर होगा तभी ना लेगा मर्दे। तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को क्या करेगा, तुम बोला क्या, विस्थापित हो जाओ। तो यहां लिखना, क्योंकि लोहा CuSO के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। समझे क्यों विस्थापित कर देता है, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आई मेरी बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखिए हमने आपको आज क्या पढ़ाया, तो धातुओं के रासायनिक गुण। एक वीडियो पूरा धातुओं के रासायनिक गुण का है। जानते हैं हम इतना मेहनत काहे कर रहे हैं, जितना खुदरा नंबर है और जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको साथ ही पढ़ रहे हैं,
समझ रहे हैं कि नहीं। हम पहले धातु के बारे में एकदम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अरे मर्द दिक्कत क्या है, ये के वीडियो में पढ़ेंगे ना, समझ तो जाएंगे ना। तनी रासायनिक गुण में एक ज्यादा याद करना पड़ेगा। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि धातु जो है धातुओं के वायतम कक्षा में 1 से 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये विद्युत धनात्मक होते हैं। और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। समझे कि नहीं। जल के साथ अभिक्रिया करता है, उस समय भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्लराज के बारे में पढ़ा, कई चीज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। बार बार आप वीडियो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा ना, तो सब समझ में आ जाएगा। हमारे कॉपियां में लिखिएगा मर्दे, कॉपियां में लिखिएगा, देखिएगा भी, लिखिएगा भी। समझ रहे हैं, वैसे नहीं है दिमाग पर भरोसे नहीं छोड़ देना। हम जानते हैं कि दिमागवा कितना तेज है। आज रहा, कल रहा, परसों 3-4 दिन के बाद फिर सफाचट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।